जाएगा, उसमें कोई पॉलिसी डिसीजन आप करने से आपको पता है, मेरे को भी पता है, 3 महीने के अंदर ऐसे जादू की छड़ी तो कोई प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मैं प्रधान मिनिस्टर नहीं बनना है, उसकी क्रेडिबल अथॉरिटी जो है वैसी भी इरोजन हो जाता है कि ये तो आउटगोइंग है, हम इसकी बात क्यों माने, ये तो होगा नहीं हमें बचाने के लिए। तो इस तरह आपको नया प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी को अगर आप कहते हैं कि साफ तौर पर यह बात कही गई है कि 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं और उनके पास बहुत प्रशासनिक एक्सपीरियंस है, तो इसलिए जो ये आपकी आशंका है कि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे या कहेंगे कि भाई अब तो उन्होंने नहीं रहना है तो काम क्यों करना है, लोग इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उनका देश के साथ लगाव है। और जहां तक आपका राहुल गांधी जी का सवाल है वो बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी के वो प्राकृतिक नेता हैं और हम ये चाहेंगे कि 2014 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए और अगली जो सरकार बने उसके वो प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो आप मोदी को जैसे उन्होंने जिस तरह कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बनने वाला हूं तो किसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था आपको। उन्होंने साथ साथ ये भी तो कह दिया कि अगर कहीं जो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई मौका मिल गया, अगर कोई समीकरण मिला बना तो इससे देश के लिए इससे बड़ी घातक चीज और कोई नहीं हो सकती। तो घातक आपने कह दिया, ये तो एक लगता है कई बार लोगों का कहना जैसे क्रिटिक हैं प्रधानमंत्री, वो कहेंगे ये तो खिसियानी बिजली की बात है कि गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में कह गए कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, कोई और बोलता समझ में आता, परंतु मनमोहन सिंह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो एक तो जा रहा हूं, दूसरा मेरी क्रेडिबिलिटी 2004 में थी वो अब खत्म हो चुकी है, मेरी पार्टी के अंदर कोई मेरी इज्जत नहीं है, सरकार में मंत्री मेरी बात नहीं मानते। देखिए 2009 से लेकर प्रभु जी अभी तक 29 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 12 राज्य कांग्रेस ने जीते हैं, 8 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी प्रदेशों में बाकी राजनीतिक दल जीते हैं। तो ये कहना बाकी प्रदेश क्योंकि आपके ज्यादा जीते हैं क्योंकि जो पिछला चरण था विधानसभा चुनाव का उसमें हमारी हार हो गई है तो हमको हताश हो जाना चाहिए बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी में और सरकार में सभी लोग प्रधानमंत्री जी की इज्जत करते हैं, ये कहना कि उनकी बात नहीं सुनते या उनको नकार देते हैं ये सत्य से बिल्कुल परे है। प्रधानमंत्री यूपीए 2 में फेल हो गए, यूपीए 2 फेलियर हो रहा क्योंकि अचीवमेंट आते हैं कि नहीं गिना सकते। देखिए आप अगर यूपीए 2 3 साल से जीडीपी कम हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पिछले 3 साल। यूपीए 2 की अगर आप उपलब्धियां मैं गिनाना शुरू करूं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून जो इतना एक व्यापक कदम उठाया गया है, जो अनुसूचित जातियां हैं जनजातियां हैं उनके लिए ट्राइबल राइट्स, तो इसलिए उपलब्धियां और इसके बावजूद कि बिल्कुल जो संसद का सत्र है वो किस तरह चला है वो आप भी जानते हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि जब चीफ मिनिस्टर को साथ लेके फैसला करते हैं, सब बैठते हैं उनके साथ, चीफ मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करते हैं, तो बनाने में परेशानी क्या थी? पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और आफ्टर ऑल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में पार्टी की सरकार बनती है और जो सरकार है वो जनता के साथ साथ पार्टी को भी जवाब दे रहती है। तो इसलिए अगर वो जाके मुख्यमंत्री या मंत्री कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलते हैं तो उसमें गलत क्या है? तो ये जो सरकार के फैसले हैं, राहुल गांधी समझते हैं सरकार गलत फैसला कर रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, राहुल गांधी ने कहा ये ऑर्डिनेंस बकवास है फेंक दो, उन्हें बदल दिया, उन्होंने कहा आदर्श रिपोर्ट नहीं आपने रिजेक्ट करनी चाहिए थी, उसको बाद दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सरकार को पता नहीं अच्छी चीज क्या गलत क्या, राहुल गांधी समझते हैं क्या गलत है क्या ठीक है देश के लिए। देखिए उनके एक रचनात्मक दृष्टिकोण है, तो अगर उनका जो रचनात्मक दृष्टिकोण है उसको सार्वजनिक करते हैं या निजी तौर पर बताते हैं तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कैबिनेट में रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, वो ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, पिछले चौहान की सब कैबिनेट में रचनात्मक दृष्टिकोण आदर्श को रिजेक्ट करते हैं, केवल राहुल गांधी के अंदर रचनात्मक दृष्टिकोण है जो सजेस्ट करते हैं, आप मुंह के बल ऑन द गेट के बदल देते हैं। मुझे आप एक बताइए प्रभु जी कि लोकतंत्र में अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक मानसिकता के हैं तो क्या पुनर्विचार लोकतंत्र का भाग नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये कोई पहली बारी तो है नहीं उन्होंने की राय दी है। अगर आप मनरेगा से देख लीजिए, सूचना के अधिकार से देख लीजिए, जितने बड़े और क्रांतिकारी कदम इस सरकार ने उठाए हैं उस सब में उनकी और कांग्रेस अध्यक्षा जी की भूमिका नहीं है। सरकार की तरफ से है, रिवर्स नहीं कराया, उन्होंने बनाने के लिए कहा, यहां तो आपके फैसले को रिवर्स करवा रहे हैं। अगर पार्टी को लगता है कि कोई ऐसा फैसला है जिसके ऊपर पुनर्विचार की जरूरत है
तो उसमें पुनर्विचार में खराबी क्या है? पार्टी नहीं, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। मेरा कहने का एक ट्रेंड सेट हो गया कि अगले 5 साल के अंदर कोई भी गलत सरकार काम करेगी तो राहुल गांधी के पास पूरी अथॉरिटी है कि उसको रिवर्स करा दे। देखिए, जहां तक कांग्रेस अध्यक्षा जी या उपाध्यक्ष का सवाल है, पार्टी का एक परिप्रेक्ष्य रहता है, पार्टी का एक नजरिया रहता है, और अगर पार्टी उस नजरिए को सार्वजनिक करती है तो जरूर सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। पार्टी के कारण तो सरकार बनती है। इस वक्त राहुल सुप्रीम है आपके बेसिकली। देखिए, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी सुप्रीम है, और पार्टी के जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे उपाध्यक्ष और बाकी जो वरिष्ठ हमारे महामंत्री हैं, अगर कोई सलाह देते हैं उनको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। नहीं, मतलब अब आपने महामंत्री और राहुल गांधी को बराबर कर दिया, ठीक है। ऐसा है कि अगर पार्टी की तरफ से कोई सुझाव आता है, आप बजट में देख लीजिए कि बजट से पहले जब वित्त मंत्री बाकी लोगों से मिलते हैं, पार्टी से भी गुफ्तगू करते हैं, वो सलाह की तरफ पार्टी की तरफ से आते हैं, उसको वो जरूर। जो मोदी की तरह जिसे अटैक किया प्रधानमंत्री ने किस भाषा का, तो लगता है कि आगे आप मोदी से इतने डर गए कि मोदी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप ये एक सेट हो गया ट्रेंड कि यही बोला जाएगा, व्यक्तिगत आक्षेप दोनों तरफ चलेंगे, लेवल ऑफ डिबेट यही होने वाला है। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ किसी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, झगड़ा है उनकी विचारधारा के साथ, झगड़ा है उनकी कार्यशैली के साथ। और आज अब आपने पूछ ही लिया है सवाल, तो कांग्रेस पार्टी तो गुजरात के मुख्यमंत्री से नहीं घबराती, पर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जितने वो नरेंद्र मोदी से आतंकित हैं, चाहे इस मुल्क में और कोई आतंकित ना हो, और आप इस बात को जानते हैं। राजनीतिक आतंकवाद है इसका, राजनीतिक आतंकवाद है। राजनीतिक आतंकवाद है या कैसा आतंकवाद है? आप तो कह रहे हैं आतंकित वर्ड यूज किया आपने। मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं कि मोदी जो है अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक आतंकवादी है। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक आतंकवादी है या कुछ और है। नहीं, आपको लगता है कि भयभीत उनसे पार्टी भयभीत है? आपको नहीं लगता है? ये तो यथार्थ है, ये तो यथार्थ है, और इसको आप भी जानते हैं, अब आप कबूल नहीं कर रहे। आप भी भयभीत है उसे लगता है? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री भयभीत हो गए। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो इस विचारधारा के साथ 1947 और उससे पहले से लड़ाई लड़ती रही है। चाहे जो नथुराम गोडसे की विचारधारा है, उसको हमने सदा उस प्रधानमंत्री लिया है, और प्रधानमंत्री ने आज विचारधारा पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने मोदी को नाम लेकर आक्रमण किया। इसमें विचारधारा से डर नहीं लगता आपको, मोदी से डर लगता है, इसलिए सारे मोदी का गुणगान आप करते रहते हैं। विचारधारा के प्रतीक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उस बात को इस लहजे में और जोर देके कहा। काट क्या है आपके पास? चुनाव से पहले सोनिया जी ने कहा था कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, अब प्रधानमंत्री का मैं कैंडिडेट नहीं हूं, तो आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट चुनाव से पहले अनाउंस हो जाएगा? देखिए, वित्त मंत्री जी ने भी ये कहा था कि उनकी ये निजी राय है, और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि हम लोगों को चुनाव से पहले, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है और जगह जगह से ये आवाज आ रही है कि श्री राहुल गांधी जी को हमारा नेतृत्व करना चाहिए, और प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर मेरा निजी पार्टी का डिमांड है, सब वर्कर का। मेरा निजी ख्याल ये है कि ये बिल्कुल सही और उचित चीज रही। 17 तारीख को हो सकता है ये। अब वो कब हो सकता है, वो फैसला कांग्रेस अध्यक्षा जी का है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
دوستو یہ جو محفل ہے آراستہ کی گئی ہے اس میں ہر مسلک اور ہر مذہب کی نمائندگی ہے دوستو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر رسول کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کس مسلک کا شخص ہے, کس مذہب سے تعلق ہے اس کا, جو بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہا ہے. کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی زمین کا ہو, کسی بھی زبان کا ہو, وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنا باعث سعادت سمجھتا ہے اپنے لیے. ہمارے ہندو بھائیوں نے خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین میں ایسے ایسے قیمتی شعر کہے ہیں اور اپنی عقیدتیں اس انداز میں پیش کی ہیں کہ انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے ہیں لوگ, ایسے ایسے بڑے فنکار, جو ان کو حیرت ہوتی ہے صاحب کہ یہ جذبہ کہاں سے ہے جو ان کے دل سے ابھر کر ان کی زبان تک اور ان کے زبان سے نکل کر ان کے قلم تک پہنچ گیا. دوستو کنور مہندر سنگھ بیدی نے یہ کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہے تو رحمت للمسلمین تک محدود کرنا تو اللہ کے خلاف ورزی ہوگی دوستو. اس لیے تمام عالموں کی رحمت ہے, ہر شخص پر ان کی رحمتیں ہیں, اور ان رحمتوں سے کب وہ فیضیاب ہونے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کر دے کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو. ایک شعر خاص طور پر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رویندر جین نام کے ایک موسیقار ہیں جو فلموں میں بڑے مشہور ہیں, خاص طور پر ان کا ایک شعر خاص طور پر آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا ہے کہ یہ جذبہ دیکھیے وہاں سے ابھر کر آتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ جذبہ کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں رویندر جین کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا, تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا, پھر ان کا کام ہے جذبوں کی آبرو رکھنا. آرزو ہمارے دل میں ہے تو جذبوں کی آبرو بچائیں گے, یہ یقین ہے رویندر جین کو. دوستو رویندر جین کے اس یقین کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ایسا شاعر ہمارے درمیان ہے جو اس سے پہلے بھی نعت کی اس محفل میں جے پور میں بھرپور اپنی عقیدتیں پیش کر کے آپ کی داد و تحسین, آپ کی محبتیں لے کر جا چکا ہے. آج پھر وہ آپ کے اس دیار میں بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. وہ جب غزل کے مشاعروں میں شعر پڑھتا ہے کہ اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے, تو یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ سچا جذبہ ہے جو اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت سمو دے. ایک طرف سلمان رشدی جو مسلمان ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کو کھرچ کر پھینک دیتا ہے, دوسری طرف جناب اشوک ساحل کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کو اس طرح پیوست کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. آئیے اس شاعر سے اس کی پوری عقیدتیں سماعت کرنے کے لیے میں گزارش کروں جناب اشوک ساحل سے جو مظفر نگر سے ہمارے مہمان ہیں, تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ کے حوالے سے اپنے جذبات پیش کریں. فن شناس لوگوں سے معذرت کے ساتھ دو مصرے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ تمہارے در پہ آنے تک بہت کمزور ہوتا ہوں. تمہارے در پہ آنے تک بہت کمزور ہوتا ہوں. تمہارے در پہ آنے تک بہت کمزور ہوتا ہوں, مگر دہلیز چھو لیتے ہی میں کچھ اور ہوتا. کہ تمہارے در پہ آنے تک بہت کمزور ہوتا ہوں, مگر دہلیز چھو لیتے ہی میں کچھ اور. آئیے پھر دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ پھیلے نہ کیوں فضاؤں میں خوشبو گلاب کی, پھیلے نہ کیوں فضاؤں میں خوشبو گلاب کی, پھیلے نہ کیوں فضاؤں میں خوشبو گلاب کی, میں نعت پڑھ رہا ہوں رسالت میں آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھیلے نہ کیوں فضاؤں میں خوشبو گلاب کی, پھیلے نہ کیوں فضاؤں میں خوشبو گلاب کی, میں نعت پڑھ رہا ہوں رسالت. کیا کہنے. آئیے عظیم ایک گزارش کرتا چلوں, مجھے جو کچھ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس کی تمہید میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کہ میں اپنے نام کی املا سے بھی واقف نہیں آقا. اپنے نام کی املا سے بھی واقف نہیں آقا.
میں اپنے نام کی املا سے بھی واقف نہیں آقا، کسی عالم سے کچھ نسبت نہ میرا فن سے رشتہ ہے۔ میں اپنے نام کی املا سے بھی واقف نہیں آقا، کیا کہیں؟ کسی عالم سے کچھ نسبت نہ میرا فن سے رشتہ ہے۔ بہت سی خامیاں ہوں گی میرے اشعار میں، لیکن یہ خوبی کم نہیں ان میں تمہارا ذکر آتا ہے۔ بہت سی خامیاں ہوں گی میرے اشعار میں، لیکن بہت سی خامیاں ہوں گی میرے اشعار میں، لیکن یہ خوبی کم نہیں ان میں تمہارا ذکر ہے۔ نواز آئیے ملاحظہ فرمائیے، یہیں سے 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے قافیے آواز دیتے ہیں کہ ہم آئیں، بہت سے قافیے آواز دیتے ہیں شرکت کیجیے، کیا کہنے؟ کہ بہت سے قافیے آواز دیتے ہیں کہ ہم آئیں، کیا کہنے؟ ردیفیں خود مچل کر فکر کو بےتاب کرتی ہیں۔ بہت سے قافیے آواز دیتے ہیں کہ ہم آئیں، کیا کہنے؟ ردیفیں خود مچل کر فکر کو بےتاب کرتی ہے۔ میں جب نعت نبی کہنے کی نیت باندھ لیتا ہوں تو تشبیہیں جھکا کر سر مجھے آداب کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے؟ کیا کہنے جناب؟ بہت اچھی طریقے میں کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ کرم فرمائیے۔ کہ بہت سے قافیے آواز دیتے ہیں کہ ہم آئیں، ردیفیں خود مچل کر فکر کو بےتاب کرتی ہے۔ کیا کہنے؟ میں جب نعت نبی کہنے کی نیت باندھ لیتا ہوں تو تشبیہیں جھکا کر سر مجھے آداب کرتی، تو تشبیہیں جھکا کر سر مجھے آداب کرتی ہیں۔ مصرے ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے۔ یہ فسانہ نہیں ہے۔ شرکت کیجیے، یہ فسانہ نہیں حقیقت۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں۔ گردشیں ان کو چھو نہیں سکتی جن کے دل میں رسول رہتے ہیں۔ گردشیں ان کو چھو نہیں سکتی۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، گردشیں ان کو چھو نہیں سکتی۔ کیا جن کے کہنے؟ دل میں رسول کہتے ہیں۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت، کیا کہنے؟ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں۔ گردشیں ان کو چھو نہیں سکتی، گردشیں ان کو چھو نہیں سکتی جن کے دل میں رسول ہے۔ کیا کہنے؟ ملاحظہ کریں، چند اشعار اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں عطا فرمائیں، عطا فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ گھٹائیں وادیاں کوہسار ندیاں پھول جھرنے سب۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ شرکت کیجیے، واہ کیا اچھا مصرع ہے، واہ۔ واہ واہ۔ گھٹائیں وادیاں کوہسار ندیاں پھول جھرنے سب، کیا کہنے؟ تمہارا حکم سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ گھٹائیں وادیاں کوہسار ندیاں پھول جھرنے سب، کیا کہنے؟ تمہارا حکم سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ زمین کے بے زباں ذروں کی تو اوقات ہی کیا ہے، ستارے چاند سورج تک تمہیں آداب کہتے ہیں۔ زمین کے بے زباں بے زباں ذروں کی تو اوقات ہی کیا ہے، کیا کہنے؟ زمین کے بے زباں ذروں کی تو اوقات ہی کیا ہے، ستارے چاند سورج تک تمہیں آداب کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں سال کی تاریخ بھی شاہد، ہزاروں سال کی تاریخ شاہد ہے میرے آقا، کیا کہنے؟ ہمارے تجربوں کا آئینہ بھی صاف کہتا ہے۔ ہزاروں سال کی تاریخ بھی شاہد میرے آقا، ہمارے تجربوں کا آئینہ بھی صاف کہتا ہے۔ زمین و آسمان تبدیل کر سکتے ہیں راہ اپنی، مگر جو آپ نے فرما دیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ زمین و آسمان تبدیل کر سکتے ہیں، زمین و آسمان تبدیل کر سکتے ہیں، کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ زمین و آسمان تبدیل کر سکتے ہیں راہ اپنی،
मगर जो आपने फरमा दिया वो हो गया। नवाजिश। और चलते चलते ये 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि जमीन के राज पातालों के पर्दे खोल सकता है। जमीन के राज पातालों के पर्दे खोल सकता है। जमीन के राज पातालों के पर्दे खोल सकता है। समुंदर क्या सितारों तक के शजरे खोल सकता है। समुंदर क्या सितारों तक के शजरे खोल सकता है। करम हो जाए जिस पर मेरे सरकारे दो आलम का, करम हो जाए जिस पर मेरे सरकारे दो आलम का, वो आंखें मूंद कर दुनिया के उकदे खोल सकता है। दोस्तों, जनाब अशोक साहिल के बाद आइए झांसी से हमारे दरमियान एक बहुत ही अच्छे लबो लहजे के शायर हैं, जो गजल के मुशायरे हों या नात की पाकिज़ा महफिलें, दोनों जगह अपनी फनकाराना शायरी की बदौलत बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। झांसी के इस शायर को मैं बारगाह रिसालत में उनकी अक़ीदतें पेश करने के लिए आवाज़ देता हूँ। गुजारिश करता हूँ जनाब सरवर कमाल से कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से आप हज़रात को नवाज़ें। नाते पाक का मतलब आपकी समतों के हवाले करता हूँ। मुलाज़ा कुफ्र के छठे बादल आमुना घराने से, कुफ्र के छठे बादल आमना घराने से, आमुना घराने से, कुफ्र के छठे बादल आमना घराने से, आमना घराने से, आमना घराने से, सारा जग हुआ रोशन मुस्तफा के आने से। सारा जग हुआ रोशन मुस्तफा के आने आने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह। हाजिर करता हूँ दोस्तों, कुफ्र के छठे बादल आमना घराने से, आमना घराने से, सारा जग हुआ रोशन मुस्तफा के आने से, सारा जग हुआ रोशन मुस्तफा के आने से। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। शेर मुलाजा करें। जिनकी दोनों आलम में दायमी हुकूमत है, जिनकी दोनों आलम में दायमी हुकूमत है, दायमी हुकूमत है, दायमी हुकूमत है, फिर भी वो न शर्माए बकरियां चराने से। क्या कहने, आहा, फिर भी न शर्माए बकरियां, क्या कहने, क्या मिसरा है। वाह वाह। शायद करर फरमाए। जिनकी दोनों आलम में दायमी हुकूमत है, दायमी हुकूमत दायमी है, हुकूमत का जवाब नहीं। फिर भी वो न शर्माए बकरियां चराने से, फिर भी वो न शर्माए बकरियां चराने से। और
ये मेरा यकीन, वो मेरा ईमान। शेर आगे करता हूँ, भुला अता फरमाए। अपने अपने सीनों पर नाम मुस्तफा लिख लो, अपने अपने सीनों पर अपने अपने सीनों पर नाम मुस्तफा लिख लो, नाम मुस्तफा लिख लो। तीर चूक जाएंगे खुद ब खुद निशाने से, तीर चूक जाएंगे। अपने अपने सीनों पर नाम मुस्तफा लिख क्या लो। कहेंगे अपने चीजों पर, क्या कहेंगे? तीर चूक जाएंगे खुद ब खुद निशाने से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ। अपने अपने सीनों पर नाम मुस्तफा लिख लो, नाम मुस्तफा लिख लो। तीर चूक जाएंगे खुद ब खुद निशाने से, तीर चूक जाएंगे खुद ब खुद निशाने से। शेर मुलाजा कर। उनके दर पे मरने की मांग मत दुआ नादा, उनके दर पे मरने की उनके दर पे मरने की मांग मत दुआ नादा, मांग मत दुआ नादा। मैं हयात लाया हूँ उनके आस्ताने से, मैं हयात लाया हूँ उनके आस्ताने। जनाब सरवर कमाल झांसी के शायर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके दर पे मरने की मांग मत दुआ नादा, मांग मत दुआ नादा। मैं हयात लाया हूँ उनके आस्ताने से, मैं हयात लाया हूँ उनके आस्ताने से। अजान मख्तार करता हूँ, मुलाजा करें। खौफ है तुम्हें कैसा अब किसी से क्या डरना, अब किसी से क्या डरना। तुम गुलाम सरवर हो कह दो इस जमाने से, तुम गुलाम सरवर हो कह दो इस जमाने से। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। बांगर सीमेंट, सस्ता